गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। नाउ आप सबको पता है कि इंडिया में अभी कुछ ही टाइम में शेयर्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब शेयर्स को खरीदने बेचने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज आई है लोगों को। इसमें इन्वेस्टमेंट के लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज आया है। लोगों को पता चला है कि शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे भी आप इनकम अर्न कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, ठीक है, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। अब उसी तरीके से आपने जब शेयर्स को ख़रीदा होगा तो आपको यहाँ पे इनकम जनरेट हुई होगी। इनकम क्यों जनरेट हुई होगी? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शेयर्स को जब ख़रीदा होगा और वापस बेचा होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। अब यहाँ पे आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जब ये शेयर्स पे इनकम हम अर्न करते हैं तो उस इनकम पे इनकम टैक्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इनकम टैक्स का क्या प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, शेयर्स जब भी कोई ख़रीदता है और बेचता है और शेयर मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैं उसे दो टाइप में डिवाइड करता हूँ। पहला होता है ट्रेडर। अब ट्रेडर कौन? जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब क्या? कि वो डेली या लगभग डेली के तरीके से शेयर्स को खरीदता है और उस शेयर को डेली ही बेच देता है, या फिर फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको होल्ड नहीं रखता। उसका मेन जो मकसद है वो शेयर्स को होल्ड करके प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि शेयर्स के अंदर जो क्या बोलते हैं, शेयर्स के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसको फटाफट से कैप्चर करना है। लाइक उसको पता है कि कल या परसों ये न्यूज़ आएगी और ये न्यूज़ मुझे लगता है इस कंपनी के फेवर में आएगी, तो वो शेयर्स ले लेता है, एक दो दिन होल्ड करता है और फिर वापस उसको बेच देता है और वो उस तरीके से प्रॉफिट कमाता है। तो इनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स, जो कि एक दिन दो दिन, ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसमें एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीदने वाले लोग होते हैं। तो अगर वो ट्रेडर है तो ये उनकी बिजनेस एक्टिविटी में जाता है और इस पर हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। आज हम चलेंगे उनके लिए जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टर कैटेगरी। अब ये कौन होते हैं जी? ये वो लोग होते हैं जो शेयर्स को थोड़ा सा लंबे समय तक होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल होल्ड करना है, नहीं। अगर आप कहते हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ तो हो सकता है कि आप उस शेयर्स को 1 महीने 2 महीने होल्ड करो, हो सकता है कि आप 1 साल 2 साल या 5 साल या 10 साल भी होल्ड कर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ना जब आप बात करते हो कि इन्वेस्टर जो है वो कुछ पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, तो वो कितना भी हो सकता है। अब वो होल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, बट हमको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहना है। अब हो सकता है कि हमारा जो टारगेट है वो इसका 1 महीने में पूरा हो जाए तो हो सकता है 1 महीने में बेच दे, बट ऐसी एक्टिविटी आपको कम मिलेगी। हमारा जो मेन टारगेट रहता है उसको होल्ड करना है और होल्ड करके हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट कमाना है। तो ये इनका मेन टारगेट रहता है। तो जब भी हम इन्वेस्टर की बात करते हैं और जब वो होल्ड करते हैं तो यहाँ पे उनके जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। नाउ कैपिटल गेन जो होता है उसको किस तरीके से टैक्स किया जाता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ कैपिटल गेन में हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। अभी दो पार्ट किस लिए डिवाइड किए गए? तो देखिए, जब भी आप कोई शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो इस ड्यूरेशन को, इस पीरियड ऑफ टाइम को, यानी कि खरीदने से लेकर के बेचने तक का, यानी कि जहाँ आपने खरीदा परचेज से लेकर के सेल का जो टाइम पीरियड होता है, इसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में पीरियड ऑफ होल्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। नाउ ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अगर आपने यहाँ पे मैंने लिख दिया पीरियड ऑफ होल्डिंग और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसका मतलब आप समझ गए होगा कि इन दोनों में जो डिवाइडेशन है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे क्या है? अगर आपने उस शेयर्स को, एक पर्टिकुलर शेयर्स को अगर 12 मंथ से कम के लिए होल्ड किया है और एक शेयर को आपने 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 2 अप्रैल को खरीदा। अब 2 अप्रैल से लेकर के अगर आपने नेक्स्ट ईयर तक 1 अप्रैल तक भी उसको सेल किया तो वो यहाँ जाएगा। अगर आपने उसको 2 अप्रैल या उसके बाद में सेल किया तो वो यहाँ जाएगा। आई थिंक आपका डाउट क्लियर है पीरियड ऑफ होल्डिंग का। नाउ पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ लेके आए, यानी कि शॉर्ट टर्म हो गया ये। जब भी आप 12 मंथ से कम में उसको बेच देते हो तो उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म। और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैपिटल गेन, तो उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ यहाँ पे चूँकि 12 मंथ से ज़्यादा है तो इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ मैं अब यहाँ पे दो चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे केवल शेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड और बॉन्ड या इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको अब अभी बीच में मत लाना।
हम केवल शेयर्स की बात करें जो हम नॉर्मली शेयर्स खरीदते हैं, हम अपने स्टॉक ब्रोकर पे जाते हैं, NSE BSE जो हम शेयर्स खरीदते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब जब भी आप शेयर्स खरीदोगे तो आपको एक STT भी पे किया होगा रहेगा, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। नाउ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करने की वजह से ही आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये नहीं करना है कि जो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड करना है, नहीं। अब आपने कितने में ख़रीदा, बाई माइनस जो आपने सेल किया वो, और यहाँ पे आ गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया क्योंकि सेल हमेशा ज़्यादा होगा, तो सेल माइनस बाई और यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, और इसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर लॉस है तो ठीक है, ऑफकोर्स लॉस है। अब आपको करना क्या है, पूरे टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के, अपने यहाँ इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। तो इस पीरियड के दौरान आपने जितने भी शेयर्स सेल किए हैं उन सबको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक वही शॉर्ट टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म का आपको पूरा निकालना है कि आपने कितने शेयर्स खरीदे, उनकी क्या क्या प्राइस रही। अब आपको देखिए, आप चाहो तो हर एक शेयर का निकाल सकते हो, आप चाहो तो टोटल में निकाल सकते हो, बट आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म निकाल सकते हो, इसके बाद आप लॉन्ग टर्म निकाल सकते हो। दोनों को निकालने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे देना पड़ता है, देखिए वैसे तो ये जो कैलकुलेशन है वो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है, अगर आप उससे रिपोर्ट डाउनलोड करते हो तो वो आपको निकाल करके दे देता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है लगभग मेरे पास 2-3 अकाउंट है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जीरोधा के अंदर आपको वहाँ पे आ जाता है टैक्स P&L करके एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, टैक्स P&L करके एक आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो। नाउ अब आते हैं बात कि इन पर टैक्स कितना देना पड़ता है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन यही रहता है कि सर टैक्स कितना देना पड़ता है। तो टैक्स रहता है इन पर 15% जब शॉर्ट टर्म होता है, और जब लॉन्ग टर्म होता है तो वो होता है 10%। बट 10% पे एक सब्जेक्ट कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको केवल जो बैलेंस अमाउंट है उसी पे ही टैक्स देना है। मतलब 1 लाख की आपको सीधी सीधी छूट मिल गई। कैसे, मान लीजिए कि अगर आपका 1.2 लाख है तो आपको केवल 20,000 पे ही देना है, और 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000, ठीक है। तो आपको 2,000 का टैक्स देना पड़ेगा 1.2 लाख पे, यानी कि अगर आपका 1,20,000 का प्रॉफिट है तो आपको केवल 20,000 पे टैक्स देना है पहली बात, और 20,000 पे 10% 2,000 रुपये आपको टैक्स देना है। ये क्लियर, यहाँ पे ऐसी कोई छूट नहीं दी हुई है, आपको 15% पूरा देना पड़ेगा जो भी आपने कैलकुलेट किया। बट हाँ, ऑफकोर्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी ये इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं किया जाता है कि यानी आपको 1 शेयर पे क्या प्रॉफिट हुआ, 2 शेयर पे क्या प्रॉफिट, नहीं। जितने भी आपके शेयर्स हैं, मान लीजिए आपने 100 शेयर्स इस साल बेचे, ठीक है। 100 शेयर्स अगर आपने बेचे तो उन 100 शेयर्स में आपको पहले निकालना पड़ेगा कि मैंने शॉर्ट टर्म कितने बेचे और लॉन्ग टर्म कितने बेचे। अब शॉर्ट टर्म मान लीजिए कि आपने 75 शेयर्स जो है वो शॉर्ट टर्म में ही बेच दिए, यानी कि जल्दी बेच दिए थे आपने, तो उन 75 पे ही आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और लॉस निकालना पड़ेगा। और जब उन दोनों सबका टोटल निकल के जो भी फाइनल में प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो फिर आप यहाँ पे दिखाओगे, और इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में भी जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो आप यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि जब आप शेयर्स बेचते हो तो उस पर होने वाले प्रॉफिट को आप कैसे टैक्स दोगे। लेकिन शेयर्स को जब भी आप होल्ड करते हो तो एक और चीज़ आपको मिलती है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो ये डिविडेंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस डिविडेंड की इनकम पर भी टैक्स लगता है, बट इस पर कोई स्पेशल रेट नहीं है। इस पर सीधा सीधा आपके ये नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा, और नॉर्मल इनकम में जिस तरीके से टैक्स लगता है वैसे ही टैक्स ये लगेगा। तो इसीलिए डिविडेंड इनकम में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन का बात नहीं है। डिविडेंड इनकम भी आप सीधा उसमें जब आप टैक्स P&L निकालते हो उसका उस ब्रोकर से रिपोर्ट निकालते हो तो उसमें डिविडेंड का भी एक अलग से कॉलम रहता है। और ऑफकोर्स ये आपको मिल जाएगा AIS, अभी एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो होता है AIS, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर होता है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा डिविडेंड की पूरी इनकम। तो डिविडेंड के लेकर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें कुछ आपको नॉलेज गेन हुआ होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग गाइस। गुड नाइट, गुड बाय।